महाराष्ट्र के पुणे शहर से 20 किलोमीटर दूर एक चरौली खुर्द करके गांव है। इस चरौली खुर्द में 17 दिसंबर 2022 को एक 58 साल का सुभाष एक्सपायर होता है। इसके बाद सभी समाज संबंधी एक होकर सुभाष के देह संस्कार में जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब दहन के 5 दिनों बाद सुभाष के सभी बेटे मिलकर हिंदू परंपराओं के अनुसार सुभाष का अंतिम क्रियाएं करते हैं। लेकिन सुभाष अपनी मौत के 8 दिन बाद रात में अपने जीजा के घर पहुंच जाता है। जब रात में उसकी बहन दरवाजा खोलती है और अपनी आंखों के सामने अपने भाई सुभाष को देखती है तो वह भूत भूत चिल्लाने लगती है। अब इस शोर शराबे से पड़ोसी भी जाग जाते हैं और धीरे धीरे गाँव भी इकट्ठा होने लगता है। पूरा गाँव सुभाष जिंदा है यह जानकर खुश तो थे, लेकिन उनके चेहरों के होश उड़े हुए थे। वह सोच रहे थे जिसे हमने 8 दिन पहले जलाया था आखिरकार वो कौन था। तो चलो अब हम इस घटना को सिलसिलेवार समझते हैं, आखिरकार यह मामला था क्या। यह कहानी 17 दिसंबर से ही चालू होती है, जब एक किसान सुबह सुबह घूमने के लिए गांव से बाहर आता है और वह देखता है कि सुभाष के खेत में सुभाष का ट्रैक्टर पड़ा हुआ था। वह सुभाष को आवाज देता है तो रिप्लाई में कोई आवाज नहीं आती, तो वह उस ट्रैक्टर के पास चला जाता है और ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर को देखता है तो वह पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि पूरा रोटावेटर खून से लथपथ था। उसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े इजे हुए थे और जब वह रोटावेटर के अंदर झांक के देखता है तो उसके अंदर सुभाष की हड्डी और कपड़ों का जाल फंसा हुआ था। इसके बाद वह किसान बिना समय गवाए गांव वालों को भी वहां बुला लेता है। इसके बाद सभी गांव वाले जब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस बॉडी का सिर अभी भी गायब था। तभी सुभाष के बेटे भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। वह उस बॉडी को देखते हैं तो वह तुरंत पहचान जाते हैं कि यह सुभाष की ही बॉडी है। इसके बाद घटना स्थल पर पुलिस भी आती है। वह इस पूरे मंजर को देखकर इसे आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज करती है और अपने स्टेशन वापस लौट जाती है। इसके बाद सुभाष का 17 दिसंबर को ही देह संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद सुभाष के बेटे सुभाष की शांति के लिए एक शोक सभा करने का निर्णय लेते हैं और शोक सभा की जो तारीख थी वह 22 दिसंबर निश्चित की जाती है। अब समाज संबंधियों को इस शोक सभा की जानकारी देने के लिए वो 18 दिसंबर को शोक सभा के कार्ड छपवाने के लिए दुकान पर डाल देते हैं। अब 19 दिसंबर को 48 साल के रविंद्र घेनंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट आलंदा पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चरौली से 1 किलोमीटर एक दूसरा गांव है जिसका नाम है धनौरे और यह रविंद्र घेनंद उसी गांव का रहने वाला था। पर खैर, अब सुभाष के बेटे 21 दिसंबर को जो सुभाष के शोक सभा के कार्ड छपवाए थे उन्हें आस पड़ोस में और समाज संबंधियों को भेज देते हैं। अब 22 दिसंबर को इंद्रायणी नदी के तट पर सुभाष की शोक सभा और 10 क्रिया विधि होती है। जब यह शोक सभा समाप्त हो जाती है तो सभी संबंधी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अब तक एक और घटना घटित हो जाती है। जब सुभाष के बेटे 21 सितंबर को सुभाष का कार्ड आसपास के गांवों में भेजते हैं तो एक कार्ड धनौरे गांव में भी जाता है और धनौरे गांव में जब रविंद्र घेनंद की फैमिली उस कार्ड को देखती है तो उन्हें शक पैदा होता है, जिसकी तुरंत वह जानकारी पुलिस को दे देते हैं। चनौली खुर्द से 15 किलोमीटर दूर सेल पिंपल गांव था और इसी सेल पिंपल गांव में सुभाष की बहन और जीजा रहा करते थे। अभी सुभाष की 10 क्रिया विधि को पूरे 2 दिन भी नहीं हुए थे कि तभी सुभाष 24 दिसंबर की रात को अपने बहन के घर सेल पिंपल गाँव पहुँच जाता है। अब सुभाष घर के दरवाजे को नॉक करता है तो रात में उसकी बहन दरवाजा खोलती है, लेकिन बहन सुभाष को देखकर डर जाती है और भूत भूत चिल्लाने लगती है। इस शोर शराबे से पास सो रहे पड़ोसी भी जाग जाते हैं और धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा होने लगता है। तभी मौका देखकर गांव के लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस भी मौके पर आ जाती है। अब जैसे ही सुभाष पुलिस को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पुलिस पहले सुभाष को हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और जब सुभाष हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो पुलिस सुभाष को अपने साथ आलंदी पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसके बाद पुलिस सुभाष से शांति से पूछती है कि तुमने अपने दोस्त रविंद्र घेनंद के साथ क्या किया है और इतने दिनों से तुम कहाँ थे। तो सुभाष पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता है। अब पुलिस सुभाष को एक सीसीटीवी दिखाती है। दरअसल यह सीसीटीवी पुलिस के हाथों पहले ही लग चुका था, लेकिन सुभाष गायब था, इसीलिए पुलिस शांति से बिना किसी को शक हुए सुभाष की तलाश कर रही थी और सुभाष खुद 24 दिसंबर को पुलिस के जाल में आ गया। इस सीसीटीवी की क्लिप को देखकर सुभाष टूट जाता है और फिर सुभाष अपने हाथों से रची कथा को
अपने ही मुंह से सुनाता है। 5 साल पहले सुभाष की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद सुभाष अकेला सा पड़ गया था। इसी बीच लीलाबाई नाम की महिला सुभाष की जिंदगी में आती है। इसके बाद 58 साल का सुभाष समाज से छिपाकर उस महिला से मिलने जाया करता था। लेकिन फिर सुभाष के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं पास्ट को भूलकर लीलाबाई के साथ एक नई दुनिया बसाऊं। और जब इस आइडिया को वह लीलाबाई को सुनाता है तो लीलाबाई भी तैयार हो जाती है। इसके बाद सुभाष प्लानिंग बनाता है। जब प्लानिंग बन जाती है तो वह लीलाबाई को मात्र इतना बताता है कि मैं 16 दिसंबर की रात आपके पास आऊंगा और फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। इसके बाद हम इस गांव में कभी लौट के नहीं आएंगे और एक नई जिंदगी बसाएंगे। अब भले ही सुभाष प्लानिंग बना चुका था, लेकिन सुभाष को इतना भी पता था कि मेरे बेटे मुझे जरूर ढूंढेंगे और जब मैं नहीं मिलूंगा तो मेरे बेटे पुलिस स्टेशन जाएंगे और मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। तब सुभाष सोचता है कि मैं एक ऐसी प्लानिंग बनाऊं जिससे मेरे बेटे भी मेरा इंतजार ना करें और दूसरी ओर मैं अपनी लीलाबाई के साथ एक नई दुनिया भी बना सकूं। तब सुभाष एक ऐसी थ्रिलर कहानी को जन्म देता है जिसकी आम जनता तो कल्पना भी नहीं कर सकती। अब इस कहानी को पूरा करने के लिए सुभाष का सबसे आसान शिकार रविंद्र घैनंद था, क्योंकि रविंद्र घैनंद और सुभाष दोनों शराब की पार्टियां किया करते थे और रविंद्र घैनंद शराब का आदी था और सुभाष पर विश्वास भी किया करता था। लेकिन रविंद्र को दूर दूर तक भनक नहीं थी कि उसका दोस्त सुभाष आशिकी में उसका क्या हाल करने वाला था। अब तारीख आती है 16 दिसंबर। तो सुभाष रविंद्र से कहता है कि चलो दोनों भाई क्रिकेट मैच देखने चलते हैं। दोनों क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, तो वह दोनों क्रिकेट मैच देखने चले जाते हैं। मैच खत्म होते होते शाम हो जाती है। तो सुभाष रविंद्र से कहता है कि आज हम शराब की पार्टी हर रोज के अड्डे पर नहीं करते, आज हम खेत में जाकर करेंगे, क्योंकि मुझे एक खेत की जुताई करनी है। शराब का आदी रविंद्र घैनंद उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ खेत पर चला जाता है। अब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था, क्योंकि दिसंबर का महीना था और ठंड में दिन वैसे भी छोटे होते हैं। अब दोनों दोस्त बैठकर पहले पार्टी शुरू करते हैं, लेकिन सुभाष थोड़ी सी पीता और रविंद्र से कहता है कि दोस्त मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे खेत जोतना है। तुम जारी रखो जब तक मैं खेत जोत देता हूँ। और फिर दोनों भाई मिलकर घर चलेंगे। इसके बाद रविंद्र पैक पर पैक पीता रहता है और यह सब सुभाष ट्रैक्टर से देखता रहता है। और जब रविंद्र शराब पी कर पूरी तरह टल्ली हो जाता है तो सुभाष ट्रैक्टर रोकता है और रविंद्र के पास आता है। सबसे पहले रविंद्र के कपड़े उतारता है और अपने कपड़े उतारता है। अपने कपड़े रविंद्र को पहना देता है और रविंद्र के कपड़े को दूर रख देता है। इसके बाद घास काटने वाले हथियार को उठाता है और रविंद्र का सुभाष गला घोंट देता है। अब सुभाष रविंद्र के कटे हुए गले और हसिया को कपड़ों के ऊपर रखता है और उसके बाद वह रविंद्र के धड़ को उठाता है और बीच खेत में डालकर ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर को उसके ऊपर से निकाल देता है। रोटावेटर से रविंद्र के धड़ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। कोई नग्न आंखों से पहचान ही नहीं सकता था कि वह रविंद्र था या सुभाष था। और यह सब सुभाष ने रात 9:30 से 10 के बीच किया था। इसके बाद सुभाष रविंद्र घैनंद के सिर और उसके कपड़े और हसिया को उठाकर एक कुआं में गला देता है और खुद कड़कड़ाती ठंड में वहां से चला जाता है। इसके बाद सुभाष 16 दिसंबर की रात को ही लीलाबाई के पास पहुंचता है और वहां से लीलाबाई को अपने साथ लेकर एक नई दुनिया बसाने निकल जाता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यदि सुभाष को नई दुनिया बसानी थी और वह 16 दिसंबर को भागने में भी सफल रहा था, तो 8 दिनों बाद 24 दिसंबर को अपनी बहन के पास क्यों आया? तो इसका जवाब है लीलाबाई। क्योंकि कुछ दिन बीत जाने के बाद सुभाष लीलाबाई से कहता है कि अब मुझे मेरे घर वाले नहीं देखेंगे। तो लीलाबाई नॉर्मली पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे क्यों नहीं ढूंढेंगे? तो सुभाष कहता है तुम्हें नहीं पता। लेकिन लीलाबाई जब ज्यादा जिद करती है तो सुभाष अपनी रची पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है वह लीलाबाई को सुना देता है। तब जाकर लीलाबाई को पूरी कहानी पता चलती है। तब लीलाबाई को पता चलता है कि वह अब तक एक मर्डरर के साथ रह रही थी। इसके बाद लीलाबाई सुभाष से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। हकीकत बात यह थी कि लीलाबाई अब सुभाष को छोड़कर जाना चाहती थी। शुरुआत में सुभाष लीलाबाई को कई बार मना करता है, लेकिन लीलाबाई सुभाष की एक नहीं सुनती और वैसे भी लीलाबाई तो सुभाष का प्यार था, इसीलिए उसे रोक नहीं पाया और सुभाष लीलाबाई को अपने साथ लाता है और पहले लीलाबाई को उसके घर छोड़ देता है। लेकिन अब सुभाष के सामने एक मुसीबत आ जाती है कि अब वो खुद कहाँ जाए,
क्योंकि चनौली तो वो खुद लौट नहीं सकता था, वहाँ तो उसका दाह संस्कार हो चुका था। तब सुभाष सैल पिंपल गांव में अपनी बहन के घर जाने का निर्णय लेता है और सोचता है कि मैं अपनी बहन को पूरी कहानी बता दूंगा, मेरी बहन मेरे बेटों को बता देगी और उन्हें अच्छे से समझा भी देगी। लेकिन उसकी प्लानिंग तब खराब हो जाती है जब उसकी बहन उसे देखकर भूत भूत चिल्लाने लगती है और आस पड़ोस के उठकर वहां आ जाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वे पुलिस को बुला लेते हैं। अब प्रेजेंट में आशिक सुभाष आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में और आईपीसी की धारा 201 साक्ष्य मिटाने के मामले में सलाखों के पीछे है। अब हमारी वीडियो हुई समाप्त। अब हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।